अरविंद केजरीवाल ने जिनके साथ शुरुआत की थी वो कौन सा साथी आज उनके साथ है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का? सबको उन्होंने अपमानित करके एक के बाद एक किनारा लगाया। अब तो स्वाति मालीवाल जो 20 साल की इनकी समर्थक दोस्त, उनको भी किनारा लगा दिया गया। तो ये अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, ये सियासी धर्मांतरण है, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऑफ आर्ट। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ बैठकर ये कहते थे लालू को जेल में भेजो, मुलायम को जेल में, सोनिया गांधी, राहुल को जेल में भेजो। आज उन्हीं के साथ खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे जेल भेज दिया तो मुझे जेल से बाहर निकालो। ये पूरी पार्टी ही एक प्रकार से एक स्कैम है। और ये पार्टी जो बड़े बड़े वादे उसने किए थे जनता से, हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे शीश महल में, तो इन्होंने कहा हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। 2 कमरे के मकान कहने वाले आज उस शीश महल में जिसके पर्दे 8-8, 10-10 लाख रुपए के। Hi, welcome to another podcast at Pamphlet. With me is my dear friend and national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Shehzad Poonawalla. Welcome, bhai. How are you? Namaskar. Thank you for having me once again on the Pamphlet. Yeah, straight off. What do you think has changed since Prime Minister Narendra Modi got into power? 10 years, because we were in a run-up to election. बदलाव क्या आया है? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो रन-अप टू इलेक्शंस के अंदर हमें देखने को मिल रही थी, जिस वजह से 10 साल बाद भी देयर इज़ नो सीमिंगली एंटी इनकम्बेंसी? किस वजह से लोग वोट कर रहे हैं? Why is Prime Minister Narendra Modi is such an important factor? 2014 के बाद the biggest change that has taken place in the political lexicon and landscape of India is the fact that there is something called pro-incumbency now. 2014 के पहले अगर आप देखते थे तो जो भी एनालिसिस होता था, सरकार ने 5 साल बिता दिए, सरकार ने 10 साल बिता दिए, अब इस सरकार को हटाना है। पहली बार अगर आप देखोगे कि सरकार के 10 साल होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी का जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर एक तो कई राज्य सरकारें हमारी चुनकर आई है। गुजरात में आप देखिए, उत्तराखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, ये परफॉर्मेंस एंड प्रो इनकम्बेंसी की जो पॉलिटिक्स है, दिस इज द बिगेस्ट चेंज एंड दिस हैपेंस व्हेन यू हैव व्हाट आई कॉल रामलला। रामलला का मतलब ये है, आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, ए फॉर अर्थव्यवस्था पर काम करने वाला, 10वें से 5वें 30वें स्थान पर ले जाने वाला, एम फॉर महिला सशक्तिकरण करके महिलाओं को सही मायनों में एक प्रकार से उनको तवज्जो देना, एल ए फॉर लाभार्थी, जिसके बारे में आपके दोस्त शांतनु गुप्ता ने हमेशा बात की होगी कि लाभार्थी वर्ग आज खड़ा हो चुका है जिनको टॉयलेट, उज्ज्वला योजना, बाकी स्कीम्स का लाभ मिलता है। एल फॉर लीडरशिप एंड ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में ऑब्वियसली भारत की जो पोजीशनिंग ग्लोबल स्टेज पर भी बढ़ती जा रही है। तो ये रामलला फॉर्मूला पर काम करना ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसी रामलला की वजह से आज आपको 2014 के बाद एक मैसिव शिफ्ट दिख रहा है जहां पर सरकारें वोट आउट नहीं, वोट इन होती है बार बार, और ये नरेंद्र मोदी जी का इफेक्ट है। बट सो व्हेन यू लुक बैक, आज से अभी वी आर डन विद द फेजेस, 5 फेजेस ऑफ द इलेक्शन। आज से 2 महीना पहले जो एक मेजर नैरेटिव चल रहा था, जो पॉसिबिलिटी लग रही थी 400 पार होने की, डू यू स्टिल स्टैंड बाय दैट फिगर? देयर इज नो चेंज इन दैट फिगर एट ऑल। ये क्या है कि पहले 2 फेज के बाद विपक्ष जो है वो पस्त हो गया, दूसरे 2 फेज के बाद वो ध्वस्त हो गया और आखिरी फेज आते थे, 5th फेज आते आते वो अब परास्त हो चुका है, वो उसका सूर्यास्त होने को है। तो जब सूर्यास्त होने को है तो अब वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई नैरेटिव तो बनाएगा ही। अब देखिए, इनसे पूछिए जो ये बातें कर रहे हैं, कोई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इनकी 150 आएगी, कोई समाजवादी पार्टी कह रहा है 140 आएगी, कोई कह रहा है 250 आएगी, 272 से पहले रुक जाएंगे। अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, कोई भी एक आंकड़ा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो आंकड़े वो दे रहे हैं वो सिर्फ मनगढ़ंत है, अपना कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में शायद अरविंद केजरीवाल ने कोई आंकड़ा दिया है 300 इंडी अलायंस को। अरविंद केजरीवाल खुद कितनी सीट लड़ रहा है? 22। जो 22 सीट लड़ रहा है वो 300 सीट पार करने की बात कर रहा है। जो 320 सीट लड़ रही है कांग्रेस, उसने आज तक कहा है कांग्रेस ने 320 में से हमारी 150 आ रही है। आप एक बयान बता दो राहुल गांधी का, उसने बोला है कि मोदी जी को इतनी नहीं आ रही है, इनको इतनी नहीं आ रही है, प्रियंका जी बोले 180 नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी बताए 328 में से कांग्रेस की कितनी आ रही है। हम लोग 370 पार बीजेपी जा रही है और 400 पार एनडीए जा रही है, और 5वें फेज में जब हमारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं,
आज 5वें फेज खत्म होने के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी इज ऑलरेडी 310 प्लस, बीजेपी, एनडीए इज 325, 330 प्लस। अब बाकी की जो 119 saying in run up to phase 5 or नो 5 फेजेस के बाद हम लोग 310 है। so we've got polling left in पंजाब, हरियाणा हो रहा है, बनारस, उत्तर बिल्कुल, अभी छठे और सातवां फेज बाकी है। 5 फेज या तो closing 5 फेज वी हैव ऑलरेडी, बीजेपी इज ऑलरेडी क्रॉस 310, 300 प्लस है। and this you are qualifying the internal surveys of the party too, or what are you crediting? देखिए, मुझे लगता है कि सर्वे नहीं, ये जनता का मूड है। जनता का मूड जो है उसी में हम लोग रोज उठते बैठते हैं जनता के साथ। एक आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनता कैसे सोचती है। ये जो हम लोग अति बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है टीवी पे, पैनलिस्ट, डिस्कशन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फलाना ढिमकाना, जर्नलिस्ट, उनको आप छोड़ दीजिए, ये एक अलग जमात है। आप अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो न्यूज़ से, जो न्यूज़ साइकिल से, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ गई, आज ये हो गया, परसों ये हो गया, पॉलिटिक्स को डे टू डे फॉलो नहीं करता है, वो लार्ज इवेंट्स में भी वंस इन अ वाइल फॉलो करता है, उसके पास जाइए, जो रोज़ न्यूज़ भी नहीं देखता होगा, और ऐसे 100 लोगों के पास आप जाकर आप बातचीत कीजिए। उन्होंने 6 महीने पहले से मन बना रखा था, और 6 महीने पहले जो मन बना रखा है वो यही बना रखा है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के अब 4 साढ़े 4 साल, मतलब इस टर्म के 4 साढ़े 4 साल के बाद उसका ये असेसमेंट था कि देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समाज में बढ़ा है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा ज़्यादा बेहतर हुई है, देश कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उस पर 1 रुपए का करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से डिलीवरी की है सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियों की, केवल नारा नहीं गरीबी हटाने का, पर एक्चुअल में डिलीवरी दी है और एस्पिरेशनल कोशेंट एक वर्ग का बढ़ाया है, लाभार्थी वर्ग का। ये चीजों पर 6 महीने पहले से तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार उनको सेवा का मौका देना है, और केवल 272 सीट देकर नहीं, इस बार हम लोग नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार करेंगे। ये 6 महीने पहले का एनालिसिस है, ये आज भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो चुका है। यू मेड अ मेंशन ऑफ लाभार्थी। डू यू थिंक, जैसे 2014 से पहले या इलेक्शन एनालिसिस के अंदर मेनी सेफोलॉजिस्ट एंड अप आर्ग्यूइंग ऑन डिफरेंट कास्ट ब्लॉक्स, वुड यू से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन लास्ट 10 ईयर्स उन्होंने ये इंश्योर किया है कि एक नई क्लास ऑफ वोटर्स आए, विच कुड बी लाभार्थीज, बेनिफिशियरीज के पहले। सो वुड यू आर्ग्यू कि उसी तरह से एंड उसी बेसिस पे आर यू आर्ग्यूइंग कि भाई हम 320 पार कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूं कि अब क्या हुआ है कि पहले हिंदू वोट, पर्टिकुलरली द स्ट्रेटेजी ऑफ Congress as a term for all these opposition parties, if you observe their politics, has always been कि हिंदुओं को जातियों में बांटना है, ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, कायस, क्षत्रिय, फलाना 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 उसको बांटना है, और मुस्लिम वोट बैंक को एक करना है। इसीलिए अगर आप दोनों के टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स वर्सेस राहुल गांधी और कांग्रेस एसपी आरजेडी टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स, you will find that on the one hand Narendra Modi ji talks about santushtikरण, about delivering the benefits to all, not dividing on any kind of lines. On the other hand, you are finding that now the rhetoric of dividing Hindus has become even sharper, whether it's on caste lines, whether it's on lines of other, which is put as class, but it is actually different ways of dividing Hindu society. That kind of rhetoric of the Congress or the opposition bloc has become even sharper. और इन दोनों में ही चुनौतियां हैं। पर in the last 10 years, what has happened is that there has been a sense of realization, a sense of awakening, I would say, amongst the Hindu society, that we don't want to be divided anymore. And it is not a negative, it is not negative कि भाई मुसलमानों के खिलाफ हिंदू जागृत हो रहा है। ये हिंदू अपने विरासत को लेकर, अपनी सनातनी संस्कार को लेकर, अपने भारतीय विरासत को लेकर एक प्रकार से और अवेयर हुआ है, जागृत हुआ है, और उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड फाइनली आया है, जो कि हजारों वर्ष तक इसी प्रकार से आक्रांताओं ने एक हीन भाव पैदा करके बांटने का काम किया था। वही चीज पिछले 60-70 साल में भी हमने पॉलिटिक्स में देखी। पर आज हिंदू समाज भी जागृत हुआ है, और इसमें जो एक लाभार्थी वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको रिसोर्सेज मिले हैं, उन्होंने देखा है कि पहले हमें टुकड़ों में हमारा विकास होता था या हमारी नीड्स फुलफिल होती थी। अगर हम वोट बैंक से तो मिल जाता था, नहीं है तो नहीं मिलता था। अब एक गरीब तबके के लिए जब काम किया गया
और डिलीवर किया गया और फ्लॉलेस डिलीवरी हुई। 11 करोड़ घरों तक शौचालय, 12 करोड़ तक नल से जल, 25 करोड़ को गरीबी से बाहर, आप देख सकते हैं 3.5-4 करोड़ आवास बन गए, 55 करोड़ लोगों को लगभग बैंक अकाउंट मिल चुके हैं, उज्ज्वला योजना मिल चुका है, आधार कार्ड जो लिंक हुआ तो उससे जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी से डायरेक्ट बेनिफिट पेमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बाद ये जो वर्ग है जो कि कोई रिलीजियस या कास्ट इनका एक नहीं है, अलग अलग है, वो भी वर्ग जो है एक लाभार्थी वर्ग की तरह राइज हुआ है। तो देयर इज अ राइज ऑफ एंड अवेकनिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड देयर इज अ राइज एंड अवेकनिंग ऑफ द सोशल वेलफेयर segment which we call as Labharti, and both are now firmly behind Narendra Modi. You spoke about caste blocks जो कांग्रेस पार्टी इससे पहले करा करती थी कि कास्ट के बेसिस पे जिसको मोबिलाइजेशन हुआ करता था। फेज 5 से पहले इफ यू रिमेंबर सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिकली बहुत ज़्यादा हो रहा था कि देयर वर सम कास्ट ब्लॉक हैंडल्स हु वर आर्ग्यूइंग कि वे सपोर्ट नहीं है, हु वर आर्ग्यूइंग कि मोदी जी को मतलब हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, उसकी कस्में खा रही हैं। What do you think is the reason behind it and what has happened since? Every election since 2014 they have made this narrative. 2014 में उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। Who have made this narrative? Opposition people. Opposition. So you are arguing that this is जो social media पर है, it is not organic, it is manufactured. It is manufactured. उसको हवा देते हैं क्योंकि opposition की जो ये यूट्यूबर एंड मीडिया में एक लुटियंस जमात है वो इन नैरेटिव्स को बहुत ज़्यादा आग में घी डालने का काम करती है। तो ये आप देखिए 2014 में आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2014 नहीं एक्चुअली 2017 में इन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नाराज है। 2019 में भी ये नैरेटिव था। अब इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट को नहीं बोल सके क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करना हो, चाहे वो आरएलडी हमारे साथ आने की बात हो, तो अब इन्होंने इस बार कहा कि भाई क्षत्रिय जो है वो आपसे नाराज है और फलाने यहाँ पर नाराज है, फलाना वहाँ पर नाराज है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कल तक ये योगी सरकार पर आरोप लगाते थे, कल तक कि ये ठाकुरवाद वाली सरकार है। आज आप उनके इमरान मसूद वाली पार्टी सबसे बड़ी हिमायती हो गई इनकी। मतलब आपने प्रभु श्री राम के मंदिर को भी नहीं बख्शा, उसको भी आपने बेकार बोल दिया। आप कह रहे हैं कि पाखंड है सूर्य तिलक होना, और दूसरे ब्रेथ में आप बोल रहे हैं कि नहीं अब ये समाज हमारे साथ आ गया। तो ये बात कोई स्वीकारता नहीं है। लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी ने डिलीवर किया है, और लोग अपनी ये जो स्मॉल आइडेंटिटीज है, स्मॉल आइडेंटिटीज इन द सेंस कि आप जो कास्ट में ये लोग बांटने की कोशिश करते हैं, आज वो लोग अपनी इन आइडेंटिटीज के आधार पर नहीं बल्कि एक लार्जर पैन हिंदू भारतीय आइडेंटिटी के आधार पर मोदी जी के साथ जुड़े हैं। वो बट नहीं रहे हैं, वो एकत्रित हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो वोकली आकर बोलते ना हो, पर वो साइलेंटली चुपचाप कमल छाप इस प्रकार से चल रहा है। अच्छा, सो पीएम मोदी लाइक वी डिस्कस्ड हैज बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके अराउंड वोटर्स कन्वर्ज हो रहे हैं। आई वुड कैंपेनिंग बहुत इंटेंस कर रहे हैं वो। He's giving many interviews. He's giving interviews to the press. He's also engaged in the social media influencers. Rahul Gandhi has given 0 interviews by the way. हाँ, so I wanted to talk about it कि ऐसा क्यों हो रहा है? Is it because some sort of a to mobilize the voters, or is just a regular practice for him? What does he want to do? Or what does he want to achieve? No, in the age of social media, digital media, media's reach expanding so much, where we all have access to huge amount of smartphones, internet connectivity, cheap data rates, why wouldn't Prime Minister use every medium and platform to communicate and put his message across? This is not sign of desperation, actually this is a sign of confidence. This shows that Prime Minister wants to leave no stone unturned in getting the message communicated to even those voters who traditionally may not be our voters or not be seen as our voters, but if there is a platform to reach out to them, he wants to communicate the message across. And this is something that every campaigner or every politician should do. In fact, the question should be that how many interviews has Rahul Gandhi given? In fact, today when you are coming to the stage in 2024, shouldn't Rahul Gandhi be the one more eager to reach out to various sections of people through obviously the age through digital media, through interviews, etc. But he's not. And if you compare even the physical rallies, Narendra Modi ji has outdone Rahul Gandhi by a huge margin. I think it's almost 2-to-1 ratio. So nor is Rahul Gandhi going and doing more rallies,
nor is he giving interviews or giving, his message across through digital media, which means even Rahul Gandhi in a sense has accepted that तीसरी बार मोदी सरकार और 400 पार है, इसीलिए he has given up all hopes. He doesn't want to expose himself by going to any interview where he might be asked a counter question and he may not have the answer. This is sign of confidence of Narendra Modi ji, that even the platforms which traditionally you may not have thought that Modi ji would even talk to them, he's talking to them also, because he knows that today on social media and digital media, the channel may not have reach on, say, they may not have the reach through cable network or through Tata Sky and Dish TV, but they may have network through their YouTube channel, through their other digital platforms and inventories. So he's giving them an interview, and he's given interview to all kinds of channels. Regional channels have also got. He started his entire interview sessions with a Tamil channel. First channel that he gave to, I think, was Thanti. Thanti TV is in Tamil. So he started off with that. That also phase shows, one. Phase one se pehle. So he started off that with Thanti TV, and he wants to get his message across to everybody in every possible platform and every possible language. How do you see things unfolding in Delhi? A lot of things have happened since पिछले 1-1.5 महीने के अंदर Arvind Kejriwal, the entire liquor scam. You see Swati Maliwal being beaten up inside CM's residence, FIRs and so on and so forth. Kanhaiya Kumar stepping out of and getting a ticket from Delhi and contesting here. How do you see things unfolding in Delhi? First of all, again, if Aam Aadmi Party was even minutely confident of its Delhi, model or Delhi, they would have fielded all 7 candidates like they have fielded all candidates in Punjab. The very fact that in Delhi they have to do alliance with Congress, a party that they made zero in Delhi for last 2 elections, it shows that Aam Aadmi Party today is not even in the situation to get the vote it got in 2019. In fact, it's the same party in 2014. They were fighting, tooth and nail to ensure that they do not win Delhi elections. They were pushing out the entire India against corruption movement. Was about exactly. So what has happened is that, look, what has happened with BJP. BJP from 2014 to 2019 has gone up to 56% vote share in Delhi. So even if ideally, if you see 2 parties coming together, their vote share is not going to cross 50% because we are sitting at 56%. We have only grown stronger in Delhi, whereas Aam Aadmi Party in the last few years, you have seen that their true face, whether it's corruption, whether it's their other kind of politics, all of that has come out. Recently, the Swati Maliwal issue, which has become a very big issue, has come out. And after all of that, you can see that their position can be stronger in Delhi. It was anyways weak to begin with. My assessment of Delhi is that not only will BJP win 7 out of 7, but NDA will cross 60% vote share, not just 56% like it crossed in 2019. And this means that there will be decimation of the Congress AAP vote. They are thinking AAP और Congress साथ आने से इनका वोट बढ़ेगा, इनके एक और एक साथ आने से 2 नहीं होगा, उल्टा कुछ और होने वाला है, इनका वोट कम होने वाला है. I'll give you the reason for that also. Many people thought that समाजवादी पार्टी बसपा एक आने से उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी कहीं खड़ी नहीं रहेगी 2019 में. 2019 में क्या हुआ कि जैसे ये लोग दोनों साथ में आए, बीजेपी तो 62 सीट पर फिर भी आ गई, एंड दैट वाज अ स्ट्रॉन्गर अलायंस देन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी. इट डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रडिक्शंस लाइक कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस हैज, से पंजाब में तो अलायंस नहीं है, एक दूसरे को गाली दे रहे, दिल्ली में अलायंस है. Still, BJP did better, and BJP managed to get 49% vote share in Uttar Pradesh. Today in Delhi, we are crossing this thing because Congress and Aam Aadmi Party workers are not gelling on the ground. Why do you think today Raghav Chadha has reiterated a statement? If you pay attention, he has said कि अरे हमारे जो नेता अरविंद केजरीवाल है, वो जब वोट डालेंगे, उनका वोट चांदनी चौक में है, तो वो पंजे पे वोट डालेंगे, और राहुल गांधी का वोट जो है वो आएगा नई दिल्ली में, जो तो शायद आई थिंक वो सोमनाथ भारती को वोट डालेंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो ही हैड टू रीइटरेट टू द कार्यकर्तास कि हमारे नेता पंजे को वोट डालेंगे और पंजे के नेता आपको वोट डालेंगे, तो ये याद रखना. विच मीन्स द वर्कर्स ऑन द ग्राउंड आर नॉट टुगेदर. इनका तो प्रदेश अध्यक्ष भाग गया भाई. चुनाव से कुछ दिन पहले अरविंदर लवली भाग गया है. कन्हैया कुमार की कितनी स्वीकार्यता है आप दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछिए. उन्होंने तो बोला ये उदित राज और कन्हैया कुमार हम पर थोपा गया है. तो मुझे लगता है कि दिल्ली में तो कांग्रेस की बहुत ही बुरी स्थिति है,
और आम आदमी पार्टी थोड़ा लिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, पर इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। 0 + 0 = 0। 0 + 0 = 0। उल्टा मुझे तो लग रहा है कि अब तो नुकसान की स्थिति में है वो लोग, दोनों के साथ आने से उनका नुकसान होने वाला है। तो दिल्ली में 7 out of 7 है। And lastly, you think India alliance, in the terms of what alliance means, is a sham? इंडी अलायंस एक्चुअली मैं इसको कहता हूँ कि इट इज़ एन ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है कि कांग्रेस सोच रही है कि मैं इनके कंधे पर बैठ जाऊं और इनके कंधे पर मैं पिगी बैंक करके मुस्लिम वोट ले लूं, और वो लोग सोच रहे हैं कि आजकल कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटर्स के लिए और मुस्लिम वोट बैंक के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव लग रही है, तो मैं कांग्रेस के कंधे पे बैठूं। एक्चुअली दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ कौन किसको खत्म कर सकता है। आप देखिए इंडिया अलायंस बंगाल में कहाँ है? नहीं है। अगेन वाई? बिकॉज देयर इज अ साइजेबल चंक ऑफ मुस्लिम वोट। कांग्रेस के 0 विधायक चुन के आए थे 2021 के चुनाव में, व्हेन कांग्रेस लेफ्ट फॉट टुगेदर। फिर बाईपोल में एक चुनाव में उनका एक विधायक चुना गया था सागर दिघी में। सागर दिघी में जब उनका एक विधायक चुना गया था, वो वहां पे बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक को तुरंत टीएमसी ने तोड़ दिया था और उनको 0 कर दिया फिर से। अब कांग्रेस का और टीएमसी का और लेफ्ट का कोई अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस इज नॉट देयर इन बंगाल। पंजाब में भी इंडिया अलायंस नहीं है। केरल में भी आपने देखा कि लेफ्ट और कांग्रेस वैसे तो बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे कुश्ती कर रहे हैं, वहाँ पर भी अलायंस नहीं है। तो इनका अलायंस मीनिंगफुली कहाँ पर चल रहा है? उत्तर प्रदेश में आरएलडी इनसे निकल गई। पहले तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस आरएलडी ने लड़ा था ना, एक तरीके से चुनाव तो वही लड़ रहे थे, साथ में ही थे ये लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं था। 2019 में बसपा थी, 2017 में तो एसपी कांग्रेस आरएलडी सब थे, उसमें भी अब आरएलडी नहीं है। बिहार में भी नीतीश जी निकल गए उस अलायंस से। तो कहीं पर भी इंडिया अलायंस कहाँ पर है? आपको कहाँ दिख रहा है? इंडिया अलायंस केवल एक अलायंस इसलिए बना है क्योंकि इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो ये है कि सब जो भ्रष्टाचार के केसेस में पकड़े जा रहे हैं, इंडिविजुअली बोलेंगे कि ये वेंडेटा हो रहा है, तो कोई इनको स्पेस नहीं दे रहा है, ना इनको कोई सीरियसली ले रहा है, तो सब मिलके ये लोग चोर चोर चोर, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, मोदी जी हम पे बुरा कर रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं। दूसरा ये है कि इनका स्ट्रक्चरली सब लोग का एक ही स्ट्रक्चर है। एक लालू के बेटे की पार्टी, एक स्टालिन के बेटे की पार्टी, एक सोनिया के बेटे की पार्टी है, एक शरद की बेटी की पार्टी है। तो ये स्ट्रक्चरली भी सारे परिवारवादी पार्टी है, तो ये जेल हो जाते हैं कि सब अपना अपना परिवार बचाने के लिए। और तीसरा पॉइंट जो इनका है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसको मैं कहता हूँ कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो कैप, ये कैप कौन बड़ी पहन सकता है, इसके चक्कर में ये लोग सब एक साथ आए ताकि मुस्लिम वोट बटे नहीं, और यही उनका एजेंडा है कि वोट बैंक जिहाद हो। But before we get into the question of where Muslims are voting, do you think that voters are now able to differentiate between center elections or like general elections for the parliament or the assembly elections? Yeah, they have been doing this for a very long time. ओडिशा में तो साथ में ही होते थे लोकसभा और वो, और उसके बाद भी आपने देखा है कि ओडिशा में बीजेपी को अच्छा वोट शेयर मिलता है, सीट्स मिलती है लोकसभा में, पर विधानसभा में बीजेडी को सरकार बनाने में पिछली बार उन्होंने समर्थन दिया था। पर इस बार चेंज हो रहा है, इस बार ओडिशा में स्थिति बदल रही है, एंड नवीन बाबू इज एट हिज वीकेस्ट इवन व्हेन इट कम्स टू द स्टेट इलेक्शंस। बट पीपल आर वेरी वेल अवेयर एंड हाउ टू डिफरेंशिएट, बिकॉज द वे इन विच दे वोट डिफरेंटली, that is evident from many state elections that take place simultaneously with the Lok Sabha elections. They vote one way in the state election and one way in the Lok Sabha election. So I think people are able to distinguish that. That's why, for whatever it said, even though our vote share did not reduce in Delhi as such, but in 2014, 2019, we swept Delhi Lok Sabha, but we were not able to form government in 2015 and 2020. People voted for the Aam Aadmi Party. So that itself shows that even after a big Lok Sabha win, people went for the Aam Aadmi Party in 15 and 20 for Vidhan Sabha. But now in both 2025 Vidhan Sabha of Delhi and current जो विधान सभा ओडिशा में भी हो रहे हैं साथ में simultaneously, इन दोनों चुनाव में बहुत बड़ा चेंज आपको सी चेंज दिखेगा। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उदय बहुत बड़े तरीके से हो। In terms of voter percentage बढ़ेगा, और are you saying कि it will translate into No, in Odisha we are poised to perhaps even form government in state government, and Delhi also. It is just a matter of time that Arvind Kejriwal, who's been completely exposed, so who knows, 2025 may not see Arvind Kejriwal as CM again. And the questions about Aam Aadmi Party heading for a rift,
What do you see? What do you नहीं, think? वो तो क्लियर ही है। अब पहले तो दिस हैज नथिंग टू डू विद द बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने जिनके साथ शुरुआत की थी, वो कौन सा साथी आज उनके साथ है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, उसके अलावा आप देख सकते हैं कमाल विश्वास, शाजिया इल्मी, कोई भी नहीं है उनके साथ। सबको उन्होंने अपमानित करके एक के बाद एक के बाद एक किनारा लगाया। अब तो स्वाति मालीवाल जो 20 साल की इनकी समर्थक दोस्त, उनको भी किनारा लगा दिया गया। और आगे भी जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण कर रहे हैं, दे विल बी नेक्स्ट इन लाइन, बिकॉज अरविंद केजरीवाल ऐसे पर्सनैलिटी है कि ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक, ही इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, और वो किसी के साथ ज़्यादा समय, वो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, तो वो ज़्यादा समय किसी के साथ नहीं बिता सकते। तो जैसे मैटर ऑफ टाइम है कि जैसे उनका काम निपट जाएगा, वो उनको यूज़ एंड थ्रो कर देंगे। अन्ना हजारे को जब यूज़ एंड थ्रो कर दिया, तो आम आदमी पार्टी का ये जो चरित्र है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग डिसइल्यूजन हुए हैं, वहाँ से हटे हैं। और अब जो आम आदमी पार्टी में एक क्राइसिस आई है, वो तो जब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार का मामला इतना कोर्ट से भी एक प्रकार से उस पर मुहर लगती गई। कल ही हाई कोर्ट का भी फैसला आया मनीष सिसोदिया के संबंध में, तो उनके जो बहुत सारे राज्यसभा एमपीज थे, उन्होंने तो एक भी बार कोई ना बात की, ना स्टेटमेंट दी जब केजरीवाल जेल में भी थे। उनको भी पता है कि ये पार्टी इतना करप्शन में लिप्त है, और वो आए होंगे अलग अलग कारण से राज्यसभा में। उनका योग ज़्यादा है, दान ज़्यादा है, पता नहीं किस लिए वो आए, पर वो भी अब अपने आप की दूरी बना ही रहे हैं। राघव चड्डा वॉज मिसिंग ऑल थ्रू आउट। अब उन्होंने एक एंट्री की है, लेट एंट्री की है, जब सब कुछ निपटने आ रहा है। स्वाति मालीवाल का तो खैर आ ही गया सामने, बाकी भी उनके राज्यसभा सांसद। स्वाति मालीवाल का तो अर्लियर इन द डे आई थिंक आई रेड अ स्टोरी जिसके अंदर वो कि एक टाइम था जब मेरे को लेडी सिंघम कहा करते थे, एंड नाउ वो तो इतना बड़ा यूटर्न किया है। संजय सिंह ने 3-4 दिन पहले कहा था कि नहीं, इनके साथ अभद्रता की गई, दुर्व्यवहार किया गया, इनके साथ जो है अपमानजनक व्यवहार किया गया विभव कुमार के द्वारा, और फिर 3-4 दिन में चेंज कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों के पास राज है, स्वाति मालीवाल के पास भी, विभव कुमार के पास भी, अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल को ये चुनाव करना था कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो उनके चयन में विभव कुमार ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए विभव कुमार के साथ वो खड़े हैं, और स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण हो रहा है। आयरॉनिकली ये पार्टी निर्भया आंदोलन के कोख से जन्मी थी कि भाई हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की अभद्रता करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, और आज जब कार्रवाई हो रही है तब उनके पक्ष में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। I remember back in the day, दो ही कारण थे, निर्भया was one and then another of course कांग्रेस के series of scams, कोलगेट हो, 2G स्पेक्ट्रम scams हो, वो continuously चल रहे थे, which rallied the entire country together, and you know, and then they were उसी रामलीला मैदान में, जिस रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ बैठकर ये कहते थे लालू को जेल में भेजो, मुलायम को जेल में, सोनिया गांधी, राहुल को जेल में भेजो, आज उन्हीं के साथ खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे जेल भेज दिया तो मुझे जेल से बाहर निकालो। तो ये अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, ये सियासी धर्मांतरण है, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऑफ आप, वही दिखाई दे रहा है। Could there be a bigger scam? नहीं, स्कैम तो यही है, ये पूरी पार्टी ही एक प्रकार से एक स्कैम है। और ये पार्टी जो बड़े बड़े वादे उसने किए थे जनता से, हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, शीश महल में चलेंगे। देखिए, ऑर्डिनरीली सरकारी बंगला मकान मिलता था, आप वो लेते, सब लेते ही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो आवश्यकता है। पर इन्होंने कहा हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। 2 कमरे के मकान कहने वाले आज उस शीश महल में, जिसके पर्दे 8-8, 10-10 लाख रुपए के, जिसका फ्लोरिंग 8 करोड़ का है, तो मतलब वादा आपने कुछ किया था और कहां आप पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को चिमटे से नहीं छुएंगे, आज वो लालू प्रसाद यादव जो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड करप्ट है, उनके साथ है। तो इस प्रकार का यू टर्न करना, मुझे लगता है ये ही दिखाता है कि आम आदमी पार्टी मॉडर्न भारतीय पॉलिटिक्स के इस कालखंड में सबसे बड़े स्कैम के रूप में स्कैम करते भी हैं और स्कैम भी है, ये कहा जा सकता है। In the run up to elections, which states do you think were a little tricky for the BJP? नहीं, देखिए, tricky in the sense ये है कि जहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ शायद इतनी ना हो, बिकॉज साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक कहा जाता है या केरल के अंदर बात की जाती है। एक्चुअली ये एक मिसनोमर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ एरियाज ट्रिकी है। जैसे अक्सर ये नॉमेनक्लेचर जो है साउथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डू यू नो, आज की तारीख में भी
सबसे ज़्यादा एमपीज भारतीय जनता पार्टी के साउथ से हैं। मतलब कि कांग्रेस से ज़्यादा एमपीज हमारे भारतीय जनता पार्टी। साउथ ऑफ नर्मदा? नो, आई एम सेइंग कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, कर्नाटका, ये जो 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है, आप कंपेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 30 सांसद है, कांग्रेस के 28 है। वी आर अ बिगर पार्टी इन साउथ। वी हैव प्रेजेंस इन तेलंगाना, इन तमिलनाडु, इन केरला, इन पुदुचेरी, इन कर्नाटका। डज डीएमके हैव प्रेजेंस आउटसाइड Tamil Nadu? Does Congress have presence in all these states in the way we have? Does left party have presence in, let's say, in Telangana? Does left party have presence in Andhra? We have presence in all the states. We are a pan-South India party. We are the biggest party in the South. ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, जैसे पहले बोला जाता था बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए, फिर भी हम ब्राह्मण बनिया पार्टी थे। In fact, we made presidents out of SC और STs. बंगारू लक्ष्मण भी हुए, और उस समय पर जब राहुल गांधी के परिवार के लोग ओबीसी आरक्षण मंडल का विरोध करते थे, तब हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, तब हमारे मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज चौहान जी या नरेंद्र मोदी जी गुजरात में तब थे, जब आप ओबीसी का विरोध करते थे। तो ये कोई बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, पर तब ये एक स्टीरियोटाइप था कि ब्राह्मण बनिया पार्टी है। आज भी ये स्टीरियोटाइप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास कहीं जगह नहीं बची, तो दे हैव टू क्रिएट अ नैरेटिव कि नहीं, नॉर्थ में बीजेपी है, साउथ में बीजेपी कहीं नहीं है। भाई साउथ को सबसे ज्यादा अगर आप देखें फिलोसॉफिकली भी, तो काशी तमिल संगमम किया गया, और एक प्रकार से जो एक सनातनी कनेक्ट है काशी का, तिनकाशी शिवकाशी के साथ, उसको प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से स्थापित किया, उसको सम्मानित किया, और लाखों लोग जो है इससे प्रभावित हुए दोनों साइड पर। आज जिस प्रकार से सेंगोल को सही स्थान पार्लियामेंट में मिला है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर तमिल कल्चर। जिस प्रकार से सुब्रमण्यम भारती सीट ऑफ तमिल हैज बीन एस्टैब्लिश इन काशी यूनिवर्सिटी, जिस प्रकार से सबसे बड़े सेंट्स और सबसे बड़े पोएट्स साउथ के कोट किए गए यूनाइटेड नेशंस में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उनका जो अनुष्ठान था प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो बहुत सारे ऐसी धार्मिक सनातनी केंद्र थे साउथ में, जहां पर उन्होंने वहां पर जाकर अनुष्ठान को पूरा किया राम मंदिर आने से पहले। आप अगर एक एनालिसिस ये भी करेंगे तो राम नाम के जो गांव हैं वो सबसे ज्यादा साउथ में पड़ते हैं। तो ये जो राम मंदिर का बोलते हैं ना, राम मंदिर इम्पैक्ट, इफेक्ट एक्सेट्रा, हालांकि ये कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया गया, ये हमारा कमिटमेंट था, 500 वर्ष का इंतजार था हिंदुओं को। पर इसका अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव भी साउथ के साथ ही दिखता है। Fair enough. So again, in run up to elections, were we weak anywhere, states or regions? मैं कहूँगा वीकनेस से ज़्यादा एक हमेशा ये रहता है कि जहाँ पर आपने 100% ऑलरेडी वहाँ पे स्कोर किया है, तो इट इज़ ऑलवेज मोर एफर्ट हैज़ टू बी पुट कि 100 में से 100 फिर से आए। देखिए अगर आप हैं ही 20 कहीं पर, तो फिर क्या है कि 20 से आप 30 भी होंगे तो ग्रोथ है, 20 से आप 40 भी होंगे तो ग्रोथ है, पर 100 में से 100 जब है तो उस 100 को रिटेन करना ये हमेशा से किसी भी स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज होता है। तो वो चैलेंज अगर आप समझे कि 100 में से 100 वापस से लाना है और एक जगह ने कई जगहों पर लाना है, तो वो एक मुझे लगता है कि ये वीकनेस नहीं है, ये हमारे बेंचमार्क है जो हम अचीव करना चाह रहे थे। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कर्नाटका? वेयर डू वी स्टैंड? कर्नाटका हमारी पिछली बार 25 सीटें आई थी। We will get at least 25, maybe increase by 1. So more or less the same. 100%, there's no loss. ये कर्नाटका इनको लग रहा है, देखिए ऐसा है, कर्नाटका में जो लोग हैं या कहीं पर भी जो लोग हैं, कांग्रेस के लास्ट मिनट प्रोपोगेंडा की वजह से जिस प्रकार से उन्होंने रेवन्ना का इशू उठाया, आपका कुल मिलाकर वहीं पर आप कहना चाह रहे हैं। जो मेरा तो थीसिस ये है, मेरा तो आपके सामने बोलने का एक पूरा जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ वो ये है कि लोगों ने 6 महीने पहले डिसाइड किया था। ये डेली की न्यूज़ साइकिल में जो अप डाउन होता है, इससे लोग प्रभावित नहीं होते। लोगों को पता है कर्नाटका से लेकर कश्मीर तक जहाँ से भी कि किस लिए वो वोट कर रहे हैं। वो वोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है।
अब उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। उल्टा मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के जो कुकर्म रहे हैं जब से उनकी सरकार बनी है, जिस प्रकार की फाइटिंग उन्होंने दोनों, एक मुख्यमंत्री इन वेटिंग एक मुख्यमंत्री की, जो बड़े वादे उन्होंने कर्नाटका की जनता को किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई, और उल्टा कर्नाटका को जिस दिशा में वो ले गई है कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और बाकी चीजों में भी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो लोग जो थोड़े बहुत कर्नाटका में कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए तैयार थे वो भी मुझे लगता है कि दूसरी तरफ प्रभावित हो गए। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कर्नाटका में लॉस नहीं, गेन ही होगा। यू स्पोक मच लाइक हाउ द जुडिशरी डिड, कि लोगों ने मन तो पहले से ही बना रखा था, 20 दिन फर्क नहीं पड़ेंगे व्हेन अरविंद केजरीवाल वाज गिवन द रोल। देखिए, अब जुडिशरी का विवेक और जुडिशरी के मन को तो मैं टटोल सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में ज़्यादा कुछ। आपने कंपैरिजन कर दी, पर मेरे विवेक से कि इस प्रकार की जो राहत केजरीवाल जी को दी गई, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लीगल माइंड्स ने इसके ऊपर एक बहुत विस्तृत चर्चा की है कि क्या ऐसी रिलीफ अगर हम देना शुरू कर दे तो बाकी के जो लोग आए हैं, जैसे आज हेमंत सोरेन की हियरिंग थी तो वो भी वही लेकर आ गए कि मुझे भी प्रचार करना है, मनीष सिसोदिया को भी तो प्रचार करना है। सिसोदिया तो बेचारे बार बार एनीवे, मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं टिप्पणी करने से बचूंगा, मैं कोर्ट के विवेक पे सवाल खड़ा करने वाला कोई नहीं हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई थी कि आप जब आएंगे और आपको प्रचार करने के लिए ये मोहलत दी जा रही है तो आप अक्यूज से नहीं मिलेंगे, आप केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्या उसको फॉलो किया गया है? जिन जजेस ने इसको राहत दी है वो जजेस ही इसको तय करे कि वो कंडीशंस फॉलो हुई है या उन कंडीशंस का मखौल उड़ाया गया है और भ्रष्टाचार में जो बंद थे वो बाहर प्रचार करने और दुराचार करने लगे और दुष्प्रचार करने लगे। तो ये दुराचार और दुष्प्रचार की भी क्या मोहलत दी गई थी, ये कोर्ट को देखना है, कोर्ट और उस व्यक्ति को देखना है। मूविंग ऑन टू हरियाणा, as we went up to elections, Haryana at least looked for some time a little open. I mean, I can add my assessment to it. But what do you think about what is happening in Haryana? 10 सीट्स हैं, 10 सीट्स में what looks, पिछली बार हमने 10 में से 10 जीती थी भाजपा ने. Where do you think are we headed this time? हरियाणा में अगर आप देखेंगे 2014 फिर 2019 जो चेंज इन वोट शेयर हुआ है मोदी जी के लिए, मोदी जी से प्रभावित होकर, वो ट्रेंड और भी प्रबल होगा 2024 आते आते। इसका मतलब ये है कि हालांकि कांग्रेस पार्टी दिखा रही है वो बहुत एक्टिव है, पर वो एक्टिविटी वोट में कोई तब्दील नहीं हो रही, ना वो साइजेबल वोट शेयर में तब्दील हो रही है। कांग्रेस अपने आप को कई जगहों पर बहुत एक्टिव दिखा रही है, महाराष्ट्र में भी एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है। एक्टिविटी दिखाना और उसका वोट में तब्दील होना वो बहुत दोनों अलग चीज़ है। हरियाणा में मैं आपको, चलिए आप एक सीट पे तो मानेंगे ही नहीं रोहतक वाली, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि हरियाणा में तो 10 on 10 ही है बीजेपी के लिए, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जो मोदी के लिए एक, मैं कह सकता हूँ, पैशन है वो अनपैरेलल्ड है। मोदी जी के लिए, मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होने वाला काम तो सब जगह आप देखते ही हैं इन सम मेजर और दिया, पर जो पैशन के साथ आप इन स्टेट्स में देखते हो, दैट इज अनपैरेलल्ड। एंड देयरफॉर इवन इन हरियाणा, इफ यू सी इवन लास्ट टाइम, द मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज आर सो बिग, so even if you assume that some of it is being chipped off, it is not sizable enough to make any kind of dent to the BJP in actual loss of seats. That is not happening. Right. जहाँ पर हमारी 100 में से 100 है, वहाँ पर हमारी 100 में से 100 कंटिन्यू रहेगी। Because people have seen the change happening right in front of them. बिल्कुल, और उनको पता है कि वो किस लिए वोट कर रहे हैं, उनको पता है वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। They are very clear about it. अच्छा, आप हम लोग के क्या है ना, हम लोग एक एनालिसिस ये तो कर देते कि बीजेपी का ये खराब हो गया, बीजेपी का वो खराब हो गया, वहाँ से ये कंप्लेन कर रहा है, यहाँ से ये वोकल हो रहा है, पर कांग्रेस कौन से गर्द में है? आप तो हरियाणा से हैं, क्या कुमारी शैलजा और हुड्डा जी और सुरजेवाला और हुड्डा जी एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं? वो इनफैक्ट अर्लियर इन द डे राहुल गांधी, अभी शायद भिवानी आए हुए हैं, राहुल धान सिंह स्टेज पे है, राहुल धान सिंह और किरण चौधरी की स्टेज पर ही एक अच्छी खासी डिस्कशन हो रही है, which looks very intense और it's very sort of apparent from Rahul Gandhi's face that it's some sort of a cribbing happening. तो आप ऐसे देखिए, ईमानदारी से अगर मैं केवल एनालिस्ट के रूप में एनालाइज करूं, आप एक मोदी इफेक्ट है,
Modi effect is untarnished by various other things that these people are doing. But then you say कि BJP compared to the Modi effect is weak because of some issues, local anti-incumbency, etc. But you have to factor that in with the Congress infighting, and the Congress is also facing a lot of anti-incumbency in states where they are in power, or they are facing a lot of infighting where they are not in power. That is also, so that and the BJP's local, whatever you say, deficiencies are cutting each other, which means the Modi factor is going to play out in without any kind of negative impact on it. So fair to say in this India alliances also there's a lot of infighting, and उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर also there is infighting. बिल्कुल है, इसमें तो आपको कहाँ प्रमाण चाहिए, इसके लिए तो हर जगह पर इस प्रकार से, इवन इन महाराष्ट्र देखो रिपोर्ट नहीं होता तो हमको लगता है नहीं. नाना पटोले कांट सी आई टू आई विद बाला साहेब थोराट, ऐसा नहीं है, दे कांट सी आई टू आई. उद्धव सेना का और कांग्रेस का कितना झगड़ा हुआ सीटों को लेकर, संजय वर्सेस संजय निरुपम वर्सेस संजय राउत हुआ है, जब तक संजय निरुपम वॉकड आउट ऑफ इट. तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई हम लोग को लगता है कि एक दलों की फोटोग्राफी एक साथ होने से उनके दिल मिल जाते हैं, ऐसे दिल नहीं मिलते. Okay, so closing with last question, and I think we've done a fair amount of conversation at Pamphlet. We do a lot of ground reporting and videos like that, and we found that there are many Muslim women who are voting profusely for the Bharatiya Janata Party. In fact, the Prime Minister Modi. What do you think? Where is the Muslim vote share shifting, or is it shifting significantly towards the BJP, and why is that happening? And I'd like you to go a bit into different segmentation within the Muslim community as well. देखिए ऐसा है कि पहले तो मुस्लिम समाज को ये समझना होगा कि उनके पास कोई वीटो पावर बचा नहीं है. जो ये मार्केटिंग होती थी कि ये किसी को बना सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है. आज नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी कट्स अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस and also gender lines, because it is all pervasive popularity based on performance and pro incumbency, जहाँ से हमने शुरुआत की. मुस्लिम समाज को दरअसल वैसे तो वोट बैंक के रूप में देखा गया है इंडिया अलायंस कांग्रेस इन लोगों के द्वारा, but they have not really ever worked on this as a vote bank. In this vote bank also they have worked on only the fundamentalist कट्टरपंथी, not the larger Muslim sections of society. जैसे कि मुस्लिम महिलाओं की चिंता इन्होंने कभी नहीं की. मुस्लिम महिलाओं की चिंता तो यही है ना कि उनको 3 तलाक से वो प्रताड़ित हो रही थी. उनके लिए कभी कांग्रेस ने उठकर कहा कि नहीं ये 50% ऑफ मुस्लिम्स हैं, हम इनके लिए बात करेंगे? नहीं किया. उन्होंने हैंडफुल ऑफ कट्टरपंथीज के लिए पहले शाह बानो और फिर शायरा बानो में धोखा दे दिया. मुस्लिम समाज में पसमानदा भी है जो 85% है. पसमानदाज आर दोज क्लास ऑफ मुस्लिम्स हु आर वेरी वेरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड. इनके लिए कभी मुस्लिम के, इन पसमानदा मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने. कांग्रेस के ज़माने में जो बड़े बड़े दंगे हुए जो अब 10 वर्षों में नहीं हुए, जैसे हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर एक्सेट्रा, ये दंगे सबसे ज़्यादा प्रभावित इस पसमानदा समाज को ही करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो गरीबी गुर्बत में रह रहा है वही तो कटेगा मरेगा. जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में रह रहा है मुस्लिम, जो सैयद है या जो भी है, उसको थोड़ी ना दंगों से इतना इफेक्ट होता है. इफेक्ट तो यही हो रहे हैं. पर इनके लिए तो ना इन्होंने कभी सिक्योरिटी दी, ना इन्होंने बेसिक इनका इकोनॉमिक स्तर बढ़ाया. मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ. और फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2014 50% ऑफ मुस्लिम्स हैव बिल्ट देयर फर्स्ट हाउस. 50% ऑफ मुस्लिम हाउस होल्ड्स. For the first time, you are seeing that because the Muslim Samaj is in such a bad state economically, जो मोदी जी ने स्कीम्स दी, उज्ज्वला दी, शौचालय दी, बैंक अकाउंट बनवाए, बाकी सारी चीज़ें दी, उसमें इनका एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर भी है. मतलब कि इनकी आबादी 14% है पर इनका शेयर उससे थोड़ा ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि गरीबी के आधार पर इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की. तो these are the people who are getting the benefits of this, Muslim, OBC, ST, women. तो ये इसलिए मिला है क्योंकि they were the most deprived sections. तो आज उनकी deprivation जितनी ज़्यादा थी वो कांग्रेस की वजह से थी. आप एक एनालिसिस कीजिए गुजरात के मुस्लिम्स की पोजीशन और वेस्ट बंगाल के मुस्लिम्स की पोजीशन. मोदी जी के ज़माने से लेकर आज भी गुजरात के मुस्लिम्स की इकोनॉमिक पोजीशन,
उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन पोजीशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स पोजीशन, उनकी नेट फिक्स डिपॉजिट्स की जो वैल्यू या साइज है उसकी पोजीशन कंपेयर टू दीज पैरामीटर्स ऑफ वेस्ट बंगाल मुस्लिम्स, हु इज डूइंग बेटर? और वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी की सरकार नहीं रही, गुजरात में लगातार सरकार रही। तो मुस्लिम्स नो दैट बीजेपी इज गुड फॉर देम, एटलीस्ट अ लार्ज चंक ऑफ मुस्लिम्स नो, women, pasmanda, etc., that BJP is good for us for security, BJP is good for us for economic situation, it is good for us for social indices. But the entire narrative around Muslims is hijacked by the ठेकेदार्स of Muslim vote bank who use emotional issues like UCC, 370, which has nothing to do with Muslims, CA, nothing to do with Muslims, to hijack them and to keep them as vote bank or to keep them as puppets. पर अब वो भ्रम जो है उनके मन से भी दूर हो रहा है, तो इसीलिए the women are also voting, large Pasmanda sections are also voting for us. Okay, to close it again then. इसीलिए their narrative has become vote bank jihad. इसीलिए they have gone in this MY में से, लालू जी के MY में से उन्होंने तो Y को हटा दिया, बोला पूरा मुस्लिम को आरक्षण दे दो। तो अब तो ऐसी स्थिति बच चुकी है कि मुस्लिम बचाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए वो अपने वाई फैक्टर को भी हटा रहे हैं। ये स्थिति है उनमें। वो वोट बैंक जिहाद वाला जो स्टेटमेंट था समाजवादी पार्टी की नेता का, जो सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार है, उनका स्टेटमेंट पूरा क्या है? सिर्फ वोट बैंक जिहाद नहीं बोला, उसने बोला कि जो हमारे समाज से भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं उनका तो हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ये फुल स्टेटमेंट है। ये बोलने की नौबत क्यों आ रही है उस इलाके में, फर्रुखाबाद? इसका मतलब ही ये है कि मुस्लिम भी सोच रहा है कि मैं कितने दिनों तक एक फतवा जारी होने पर, वोट बैंक का फतवा जारी होने पर, मैं उनके भेड़ बकरी की तरह काम करता रहूँगा। वो भेड़ बकरी नहीं बनना चाहता। Fair enough. Reiterating again and flashing your Modi once more 2024 band. BJP is getting how many seats? 370 plus. And NDA is 400 प्लस। और 5th फेज की वोटिंग जब समाप्त हो चुकी है, अब 6th फेज आने वाला है, मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी इज 310 एज ऑफ नाउ। As of now, BJP has 300. Only BJP. NDA is 320 plus. I'll request for your time again after 4th June. You can very well request my time after that. But अब सिर्फ आप अगली बार मुझसे ये पूछना कि इस कांग्रेस क्रॉसिंग 40, मेरा तो आपके शो के माध्यम से एक सुझाव है, कांग्रेस के वोटर बाहर निकल नहीं रहे। पहले जो फेजेस में 1-2%, हालांकि बड़ा चेंज नहीं है, ये कांग्रेस के वोटर ही है जो बाहर नहीं निकल रहे। उनको पता है कि हमारे वोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई वैल्यू नहीं। कांग्रेस का वोटर बहुत निराश होकर, परास्त होकर, ध्वस्त होकर घर पे बैठ चुका है। ना उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ना उनके बूथ के, ना उनके टेबल पोलिंग के लगते हैं, ना उनके वोटर बाहर आ रहे हैं। मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप आए बाहर, पर इस बार कांग्रेस पे अपना वोट जाया करने से बदले जो जीत रहा है उसमें जीत में कभी शामिल हो जाए। 10 साल से लोग जीत में शामिल ही नहीं हुए, हमेशा एक हारते हुए घोड़े पर उन्होंने दाव लगाया। इस बार एक जीतते हुए व्यक्ति पर आप अपना वोट डालिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि राष्ट्र निर्माण में आपने भी योगदान किया। तो घर ना बैठे, आइए और वोट कीजिए। Great. So Congress is also not crossing 40. ये तो ममता दीदी ने बोल दिया। जब ममता दीदी उनकी समर्थक ये बोल रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार तो देखो, 14 में गवर्नेंस गया, 19 में रेलेवेंस गया और 24 में एग्जिस्टेंस जाएगा। Fair enough. On that note, thank you very much, Siddharth bhai. Thank you so much. Quite enjoyed myself. Thank you so much. Thank you.